હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? क्लोनिंग वेक्टर्स, राइट? हम पढ़ रहे थे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो उसी के अंदर आता है क्लोनिंग वेक्टर्स। तो ये क्लोनिंग वेक्टर्स क्या चीज़ है? वेक्टर्स आप समझते हैं एजेंट्स होते हैं, ठीक है? ये वो एजेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? होस्ट के अंदर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, राइट? क्लोनिंग का सीधा सा मतलब आप समझो कि वो उसकी कॉपी बनाएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? वो वेक्टर्स ऐसे वेक्टर हैं जो कि एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, राइट? और दूसरा, वो क्लोन कर सकते हैं, अपने आप की कॉपी बना सकते हैं, ठीक है? तो चलो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन देखते हैं क्या बोल रहा है। यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाजेस हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज आपको पता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है किस चीज की? टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स। तो ये जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज है बैक्टीरियल सेल के अंदर अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, ध्यान रखना, इनडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब जो मेन डीएनए होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता इसको अपने कॉपी बनाने के लिए, ठीक है? बैक्टीरियोफाज, बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, हैव हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन बैक्टीरियल सेल। कॉपी नंबर मतलब क्या हो गया कि कितनी कॉपीज वो प्रोड्यूस कर रहा है एक सेल के अंदर, ठीक है? नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस्ड पर सेल। तो हाई नंबर पर सेल इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? उसका कॉपी नंबर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है? वेरी हाई। सम प्लाज्मिड्स मे हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल। कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जिनका कॉपी नंबर क्या होता है? 1 या 2 कॉपीज ही बना पाते हैं एक सेल के अंदर। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो 15 से 100 कॉपीज बना पाते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है? उनका नंबर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड डीएनए, अगर जो एलियन मतलब आप कह सकते हो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है उसको हम बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दें, ठीक है? तो क्या होगा? तो जैसे जैसे ये रेप्लिकेट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो फॉरेन डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करता जाएगा और उसकी कॉपी बनती जाएगी। वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। तो जितना कॉपी नंबर बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड का होगा, ठीक है, उतने ही कॉपी किसकी बन जाएगी? एलियन पीस ऑफ डीएनए की बन जाएगी। सिंपल है। तो कॉपी नंबर बहुत जरूरी है, जिसका कॉपी नंबर हाई होगा उतना ही ज्यादा कॉपीज जनरेट होगी फॉरेन डीएनए की, राइट? तो जितना ज्यादा हाई कॉपी नंबर उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉपी होगा। वेक्टर्स आर यूज्ड एट प्रेजेंट इन सच ए वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है? तो वेक्टर्स को आज किस तरीके से यूज किया जा रहा है? इजीली हम फॉरेन डीएनए उसके अंदर लिंक कर सके, एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, हम सिलेक्ट कर सके कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब बताओ ये सिलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप देखोगे जो प्रोसेस चल रहा होता है एक छोटी एपेंडोफ के अंदर चल रहा है। एपेंडोफ इस तरीके से एक ट्यूब होती है, ये ऊपर से ढक्कन है जो इसको बंद करने में यूज होता है। इसके अंदर सॉल्यूशन फॉर्म में सारा प्रोसेस चल रहा है। जब पूरा प्रोसेस सॉल्यूशन फॉर्म में चल रहा है तो हमें नहीं पता कि किसने फॉरेन डीएनए ले लिया और किसने नहीं लिया, ठीक है? जिसने फॉरेन डीएनए ले लिया उसको क्या बोलोगे? रिकॉम्बिनेंट। और जिसने नहीं लिया उसको क्या बोल दिया? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो वही चेक करने के लिए कुछ हमें सिलेक्टेबल मार्कर्स चाहिए होते हैं, वो हम आगे बात करते हैं कि क्या चीज़ें होती है। पर आपको ये ध्यान रखना है वेक्टर जो होते हैं उनके अंदर इजीली फॉरेन डीएनए लिंक कर सके और हम उसके
वजह से सिलेक्ट कर सके कौन से रिकॉम्बिनेंट है, कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से रिकॉम्बिनेंट है और कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये पता कैसे लगाएं, वो हम आगे पढ़ते हैं। पहले आपको एक ध्यान रखना है कॉपी नंबर वाला कंसेप्ट, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कॉपी नंबर वाले से क्वेश्चंस आएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं हम। फीचर्स डेट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक क्लोनिंग वेक्टर के, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई। ये हमने पहले भी देखा है कि ओराई जीन्स उनके पास होने चाहिए, क्योंकि यही वो सीक्वेंस है, अगर उसके साथ जोड़ेंगे तो ये वाला वो सीक्वेंस है जहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। दिस इज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर replication starts and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells। तो ये वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। आपने ये पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कि रेप्लिकेशन के अंदर, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आपने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, उसके अंदर आपने पढ़ा है ओराइजिन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। और अगर हम कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो भी क्या होगा, उस डीएनए के साथ रेप्लिकेट होता जाएगा। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ओराइजिन होगा तभी तो उसका कॉपी नंबर हाई होगा। मतलब ये किस पे डिपेंड करता है कि कॉपी नंबर कितना होगा, वो ओराइजिन्स पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ओराइजिन ही क्या करेगा, रेप्लिकेशन प्रोसेस को शुरू करेगा। तो सिंपल है, तो यही आपको यहाँ पे बोल रहे हैं। यही सीक्वेंस, मतलब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जो सीक्वेंस है वही रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए कॉपी नंबर कि कितनी उसकी कॉपीज बनेगी। सिंपल है। इफ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, वो चाहता है कि बहुत सारी कॉपीज बन जाए टारगेट डीएनए की, इट शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करता है उसके साथ अगर लिंक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये, ठीक है, और क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है सिलेक्टेबल मार्कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चन बनेंगे, गलत नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपका एक एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करके चलूँगा। इन एडिशन टू ओराई, तो अभी हमने पढ़ा ओराई जीन के साथ ही हमें कुछ चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। तो वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्टेबल मार्कर सिंपल सा बोल रहा है कि सिलेक्ट करने के काम आएगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, which helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants। अब वो क्या कर रहा है, आपको सेलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। आपको एलिमिनेट कौन से करने हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, वो आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए कौन से, ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये क्या करेगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स की ग्रोथ को अलाउ करेगा, ऐसा है। तो यहाँ पे आपको वही देखना है। अब इसके अंदर सबसे पहले समझो कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। अगर आपने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, तो 3 मेथड आपने उसके अंदर पढ़े होंगे। सबसे पहला क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है, ट्रांसडक्शन, अगर याद हो तो आपको, ट्रांसडक्शन। और थर्ड जो आता है इसके अंदर वो कौन सा होता है, कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके द्वारा बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप ये समझो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट बैक्टीरियम। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होगा, पीस ऑफ डीएनए को होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। आपको पता है अगर किसी बैक्टीरिया के आसपास कोई डीएनए प्रेजेंट है तो वो उसको अपने अंदर ले लेता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में भी आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर वो क्या बोलता है कि अगर आसपास कोई बैक्टीरिया के कोई डीएनए प्रेजेंट होगा तो वो उसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। लेता कैसे है उस प्रोसेस की हम आगे बात करेंगे,
ठीक है, कैसे लेता है, कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं बैक्टीरिया को कि वो फॉरेन डीएनए ले ले। पर ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले लेता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब नॉर्मली आप देखोगे जीन्स इन कोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जैसे कि एम्पिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, आर कंसिडर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। एस्क्रेशिया कोलाई के लिए क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। अब नॉर्मल एस्क्रेशिया कोलाई के अंदर देखोगे तो ये रेसिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होती, इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होती। तो काम कैसे होता है उसको हम समझ के चलते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ये हो रहा है। सपोज करो कि ये कोई ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर रेसिस्टेंस जीन नहीं है, ठीक है, रेसिस्टेंस जीन नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये एक वेक्टर लिया, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर है। इस वेक्टर के अंदर हमने क्या किया, ये फॉरेन जीन इंसर्ट किए, ठीक है, जो हम जीन चाहते थे, ये कोई फॉरेन जीन है, ठीक है, जो हम चाहते थे वो हम इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस जीन के साथ हमने क्या किया, कुछ ऐसे जीन साथ में लगा दिए जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है। जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जो जीन थे मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो ये वेक्टर के अंदर ये आ गया हमारा फॉरेन जीन, साथ में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। पहले इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन नहीं था, अब इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। क्लियर। इस वेक्टर को हमने एस्क्रेशिया कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको हमने पेट्री प्लेट के ऊपर डाल दिया। पेट्री प्लेट या पेट्री डिश आप समझते होगे, ग्लास की या फिर प्लास्टिक की बनी होती है, उसके अंदर हमने न्यूट्रिटिव मीडिया डाला है। न्यूट्रिटिव मीडिया के साथ साथ हमने क्या कर दिया, हमने इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन ऐड कर दिया। तो टेट्रासाइक्लिन जब हमने इसके अंदर ऐड किया, अब आप जानते हो जो बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो करेगा उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस होगी, ठीक है, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन डाला है। तो जब कोई बैक्टीरिया को हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रो करवाने के लिए, तो कौन सा बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है। जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन नहीं होंगे वो तो सारे के सारे किल हो जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से वो किल हो जाएंगे। पर जिनके अंदर रेसिस्टेंस होगी, अगर उनको आप ग्रो करवाओगे तो वो अपने यहाँ पे कॉलोनी फॉर्म कर लेंगे। तो ये अपनी कॉलोनी बना ली। तो ये वाले कौन से कॉलोनी बना रहे हैं, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और उसके साथ हमने टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन ऐड किया था, जो कि हेल्प कर रहा है हमें ये पहचानने में कि ये रिकॉम्बिनेंट वाले हैं या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमने वेक्टर के अंदर एक हमारा जो जीन रिक्वायर्ड था वो डाला, साथ में हमने टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन डाल दी, जो कि हमें हेल्प कर रहा है ये पता लगाने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन से हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन से हैं, कि क्या सभी वेक्टर के अंदर ये इंसर्ट होगा, क्योंकि कुछ वेक्टर ऐसे भी रह जाएंगे जिनके अंदर इंसर्ट नहीं आया, और जिनके अंदर कोई इंसर्ट नहीं है वो इस मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो इस मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की वजह से वो किल हो जाएंगे। जबकि ये वाले हैं जिनके अंदर रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट हैं, ये वाले यहाँ पे ग्रो करके अपनी कॉलोनी बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने किसकी तरह काम किया, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम किया। जहाँ पे हमने अभी बोला था सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्ट कर पा रहे हो आप ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। क्लियर है, ठीक है। एक बार दोबारा आपको लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी जो हमने पढ़ा, सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को परमिट कर रहा है, दूसरे को ग्रो नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्मेंट जिसके अंदर फॉरेन डीएनए गया है, ठीक है, और फॉरेन डीएनए के साथ रेसिस्टेंट जीन थे, तो वो रेसिस्टेंस जीन जो थे, चाहे वो
किसी के भी खिलाफ भी है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, इनमें से किसी के भी खिलाफ रेसिस्टेंट जीन थे वो सेलेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। अभी आ जाओ क्लोनिंग साइट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। देखो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्लोनिंग साइट्स, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। अब बोल रहा है वेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कट करेगा। क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक से ज़्यादा साइट्स होगी तो क्या होगा, वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना देगा, और ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर एक ही साइट से कट किया है तो सिंपल है, हमें जीन वहीं इंसर्ट करने कंफर्म है। ठीक है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ गए, उनको जोड़ें कैसे, और ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। So presence of more than one recognition site within the vector, किसके लिए रिकॉग्निशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना देगा, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जिसकी वजह से जीन क्लोनिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में बिठा लो इस चीज को। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट, जहाँ पे उसने उसको कट किया है वहीं पे हमें क्या करना है, फॉरेन डीएनए को जोड़ना है। एलियन डीएनए कह लो या फॉरेन डीएनए। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। तो अब इसकी बात कर रहा है कि यहाँ पे आप देखो कि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस भी प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस भी प्रेजेंट है। दोनों में से एक साइट के ऊपर आपको क्या करना है, जीन्स को ऐड करना है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एस्क्रिशिया कोलाई का वेक्टर PBR322। ठीक है, एक तो इसका नाम याद कर लो, PBR322। दूसरा कौन सी लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है वो सब ध्यान रखो। देखो ओराइजिन प्रेजेंट है, जो आपको पता है रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग साइट्स है इसके ऊपर, पर आपको जो मेन ध्यान रखोगे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस कहाँ है, BAM-H1। ठीक है, इसी तरीके से एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस PST1 PVU1। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। ROP जीन का काम क्या है, तो देखो यहाँ पे पढ़ो इसको, ये फिगर के नीचे वाले मैं आपको हर बार बोलता हूँ पढ़ो। ROP codes for the proteins involved in the replication of plasmid। क्या बोल रहा है, ROP किसके लिए कोड कर रहा है, प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उनके लिए कोड कर रहा है, तो ध्यान रखना ये ROP की क्या वर्किंग है। ठीक है, अब देखो कि इसको कैसे यूज कर रहा है वो, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी इसके अंदर भी दिखा दूं ये क्या बोल क्या रहा है। देखो, यू कैन लाइगेट ए फॉरेन डीएनए एट द BAM-H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PBR322। तो यहाँ पे आप सिंपल देख रहे हो, वो बोल रहा है BAM-H1 साइट जो है जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, वहाँ पे आप फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो। ठीक है, जब आप किसी साइट पे ऐड करोगे, तो जैसे ही आपने टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन वाले पे फॉरेन डीएनए डाला तो उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन की रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको शायद क्लियर हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से कि क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ और आपको क्या समझना है। सबसे पहले ये देखो कि ये सपोज करो PBR322 है, जिसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब यहाँ पे हम कोई जीन इंसर्ट कर देंगे, तो जब ये जीन यहाँ पे कोई भी इंसर्ट करते हैं, मान लो ये एक फॉरेन जीन था जो हमें यहाँ इंसर्ट करना है, तो जब फॉरेन जीन आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो सिंपल सी चीज़ आप देखो
कि ये जीन का जो काम था वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस था वो चेंज हो गया। सीक्वेंस चेंज हो गया तो इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस उसके अंदर ख़त्म हो गई, ये चीज़ वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब जब इसको जीन इसके साथ लाइगेट कर दोगे तो क्या बनेगा, ये जो वेक्टर बना इसके अंदर ये आ गया फॉरेन डीएनए, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस खत्म होगी और यहाँ पे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस अभी भी है। ठीक है, अब कोई ज़रूरी तो नहीं है सभी के अंदर ये जाएगा ही जाएगा, ग्रो करेगा ही करेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एप एंड ऑफ के अंदर ये हो रहा है, सॉल्यूशन फॉर्म में हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो एप एंड ऑफ के अंदर प्रोसेस हुआ इस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने बैक्टीरिया डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाल दिए, जो क्या करेगा उसको ब्रेक करेगा, और उसके बाद लाइगेज डालेंगे, जो लाइगेज इसको आपस में ज्वाइन करने का काम करेगा। राइट, अब आपने देखा इसके अंदर क्या आ गया, जीन आ गए। अब हमें पता लगाना है कि ये रिकॉम्बिनेंट वाला है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेट्री प्लेट ली जिसके अंदर हमने क्या किया, न्यूट्रिटिव मीडिया लिया। न्यूट्रिटिव मीडिया के साथ हमने क्या ले लिया, एम्पिसिलिन इसके अंदर डाल दिया। एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो इसके अंदर डाल दिया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर ग्रो करवाया, तो बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनीज हमें मिलेगी। ठीक है, ये बैक्टीरियाज की कॉलोनी वो कॉलोनी होगी जिनके अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। ध्यान रखना, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जिनके अंदर प्रेजेंट है वही करेगी, कोई कंटेमिनेशन अगर बैक्टीरिया की आती है तो वो ग्रो नहीं करेगी। तो यहाँ से हमारे पास आइसोलेटेड कॉलोनीज आ जाएगी बैक्टीरिया की जिनके अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस पेट्री प्लेट की बैक साइड पे नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे मैं इसको नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी पेट्री प्लेट लेंगे जिसके अंदर हमने न्यूट्रिटिव मीडिया तो डाला ही है, न्यूट्रिटिव मीडिया के साथ साथ हमने इसके अंदर डाल दिया अब टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, क्या डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन हमने इसके अंदर डाला है। तो जब आपने इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन डाला, अब आप ये जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड करते जाओगे। मान लो ये हमने 1 नंबर वाली इधर ग्रो करवा दी, 2 नंबर वाली भी ग्रो करवाई, ठीक है, 3 नंबर वाली ग्रो करवाई, 4 नंबर वाली, 5 नंबर वाली। तो हमने देखा सिर्फ फर्स्ट नंबर वाली ग्रो की, फोर्थ नंबर वाली ग्रो की और थर्ड नंबर वाली ग्रो की। सेकंड और 5 नंबर वाली टेट्रासाइक्लिन वाले पे ग्रो नहीं कर रही थी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इनके अंदर क्या है, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेसिस्टेंस प्रेजेंट है, तभी ये इस वाली प्लेट पे ग्रो कर पाई। ठीक है, अगर इनके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस प्रेजेंट है इसका मतलब इसके अंदर तो फॉरेन जीन गया ही नहीं है। तो इनके अंदर फॉरेन जीन नहीं गया तो ये कौन सी होगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप। मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो बैक्टीरिया आपको मिल रहे थे वो कैसे थे, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले थे। और यहाँ से आपको पता लगा 2 और 5 इसके ऊपर ग्रो नहीं कर रहे थे। तो 2 और 5 ये दोनों कॉलोनीज ऐसी थी जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस खत्म हो गया। तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस खत्म क्यों हुआ, क्योंकि फॉरेन जीन वहाँ पे आ चुका है। ठीक है, दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ कॉलोनी ऐसी निकली जिनके अंदर क्या है, रेसिस्टेंस अभी भी प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस प्रेजेंट है, इसका मतलब फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं हुआ, तभी ये अभी भी इंटैक्ट इसके साथ है। पर सेकंड और 5 इनके अंदर रेसिस्टेंस जीन खत्म हो गए। किस वजह से, क्योंकि फॉरेन जीन इसके अंदर चला गया तो ये खत्म हो गए। तो ये वाला जो है टेट्रासाइक्लिन वाले मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ से मिल गया सेकंड और 5 वाली कॉलोनी जो थी वो रिकॉम्बिनेंट वाली थी, 1, 3 और 4 वाली कौन सी थी, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज थी। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ध्यान रखना है जो सिलेक्टेबल मार्कर वाले में जो हम पहले पढ़ रहे थे उसके अंदर रेसिस्टेंस जीन पहले नहीं थे। ठीक है, हमने ऐड किए थे। ठीक है, हमने ऐड किए थे, उसकी वजह से उनके अंदर रेसिस्टेंस आई थी, उस वजह से वो पेट्री प्लेट पे ग्रो कर रहे थे। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनके पास रेसिस्टेंस जीन पहले से है, रेसिस्टेंस जीन पहले से है। हमने फॉरेन जीन डाला
जिसकी वजह से उसकी रेसिस्टेंस क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब रेसिस्टेंस ख़त्म हो गई तो वो टेट्रासाइक्लिन वाले पे ग्रो नहीं करेगा। तो जो टेट्रासाइक्लिन वाले पे ग्रो कर रहा है वो कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। और जो ग्रो नहीं कर रहा वो रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर हमने बोला था सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को अलाउ कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसमें फोरनजीन डाला है विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए की इंसर्ट की वजह से उसने अपना टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस लूज कर दिया, बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट वन से सिलेक्ट आउट किया जा सकता है बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के ऊपर जब उसको ग्रो करवाओगे तो आप देखोगे जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है जो एम्पिसिलिन मीडियम के ऊपर ग्रो कर रहे थे वो टेट्रासाइक्लिन वाले पे ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया। रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन, देखो ये लिखो, रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडिया कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। दोनों के अंदर ग्रो करेंगे, एम्पिसिलिन वाले पे भी करेंगे और टेट्रासाइक्लिन वाले पे भी ग्रो करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहाँ से, इसको ध्यान रखना ही रखना है। जो भी बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लो भाई, ठीक है। In this case, one antibiotic resistant gene helps in selecting the transformants where the other antibiotic, तो एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो हेल्प कर रहा है सिलेक्ट करने में, और दूसरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो है वो क्या हो गया, गेट्स इनएक्टिविटी ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए। तो एक तो सिलेक्शन करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा एलियन डीएनए के इंसर्ट की वजह से इनएक्टिवेट हो गया एंड हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो दोनों को ध्यान से देखना है। एक ने किसके लिए हेल्प किया, हेल्प्स इन सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट, कि वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आई है या नहीं आई, मतलब कि वेक्टर उसके अंदर गया है या नहीं गया, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर वेक्टर गया है या नहीं गया, वो सिलेक्ट करने में काम कौन सा आया, एम्पिसिलिन। जो ऊपर एग्जांपल लिया उसके अंदर एम्पिसिलिन काम आया है, ये पता लगाने के लिए कि वेक्टर अंदर गया या नहीं गया। और दूसरा एदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन गेट्स इनएक्टिवेट, टेट्रासाइक्लिन जो रेसिस्टेंट जी वो खत्म हो गई, ठीक है, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, और वो किस में हेल्प कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आप देखो कि ये जो प्रोसेस अभी हमने स्टडी किया ये थोड़ा सा टिपिकल था। यहाँ पे आपको 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ रही थी, ग्रो करना था, चेक करना था, तो प्रोसीजर थोड़ा सा मेहनत वाला था, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज ए कम्बरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स सिमुल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। 2 प्लेट्स पे ग्रो करवाना पड़ रहा है अलग अलग एंटीबायोटिक के अंदर, तो बड़ा झमेला सा है। देयरफॉर अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड विद डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट। अब क्या एक अलग मेथड डेवलप किया गया जो हेल्प करेगा रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, कलर देते हैं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दिया हुआ है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ध्यान रखोगे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये एंजाइम आपने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं एस्क्रेशिया कोलाई की, एस्क्रेशिया कोलाई अगर आपको याद हो तो लैक ओपरोन आपने पढ़ा था, उसके अंदर लैक जेड जीन जो होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन लैक जेड जीन, वो कोड करते हैं किसके लिए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। अब क्या करना है कि ये मान लो वेक्टर है,
इसके अंदर यहाँ पे जीन प्रेजेंट है LAC-Z जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड कर रहा है, और ये क्या करता है, ब्लू कलर देता है। तो एक स्पेसिफिक डाई है, आप कह सकते हो एक्सगल, जिसके साथ ये क्या करता है, ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो था यहाँ पे जो जीन थे यहाँ पे हमने फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया। जब हम यहाँ पे फॉरेन DNA इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये अपना बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अब नहीं बना पाएगा। नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ब्लू कलर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्लू कलर नहीं आएगा तो हम उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिंपल, आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, उसके बाद वही हम पेट्री प्लेट में इसको ग्रो करवा के देखेंगे। कॉलोनीज जो वाइट कलर की कॉलोनी बनेगी वो तो कौन सी हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी खत्म होगी फॉरेन जीन इंसर्ट होने से। जो ब्लू कलर की कॉलोनीज आएगी, ठीक है, अगर इसके अंदर ब्लू कलर की कॉलोनीज आ रही है वो हमें ये शो करेगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं गया। ठीक है, चलो NCERT का भी आपको पढ़ के बता देते हैं क्या बोलती है। अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर यूज करेंगे जिसके अंदर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वो प्रोड्यूस करता है, राइट। अ रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड प्रेजेंट है वहाँ पे हमने फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जो जीन्स है वो इनएक्टिवेट हो गए, तो मतलब वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को फॉर्म नहीं करेंगे। दिस इज रेफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ध्यान रखना, पूछा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है CBSE एग्जाम्स के अंदर, और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में MCQs के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट्स गिव्स ब्लू कलर्ड colonies if the plasmid in the bacterium does not have an insert। does not have an insert मतलब जब रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर्म नहीं हुआ, उसके अंदर फॉरेन जीन नहीं गया, तो वो कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। दिमाग में बिठा लो, यहीं से बनेगा क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट मतलब जब उसके अंदर फॉरेन DNA चला गया, रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इनएक्टिवेशन हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज जिनका, तो कॉलोनीज के अंदर कोई कलर नहीं आएगा, मतलब कॉलोनीज आपको कैसी दिखेगी, वाइट कलर की दिखेगी। उसी से पता लगा रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज का। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में। ठीक है, कलर कौन सा आ रहा है, इंसर्ट्स वाले में वाइट कलर आएगा और नॉन इंसर्ट वाले में ब्लू कलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आपको ये वाला जो पार्ट है अच्छे से समझना होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन आ रही है, दोबारा देखो कि मैंने क्या बोला, इसको एक बार रीडिंग लेना, क्योंकि ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जितने आज मैंने कवर किए। ठीक है, आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।